चलिए देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 4 अर्धनारीश्वर जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया, जो कि दोस्तों इसके पार्ट के हम लोग सारांश को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर में पूछा जाता है। ये सब प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुके हैं, साथ में ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए इसका मैं दोस्तों आप लोगों का सारांश बतलाता हूँ। तो देखो, आपको सबसे पहले लिखना है डियर स्टूडेंट, कोई भी दोस्तों आप लोग सारांश लीजिएगा तो उस चैप्टर का नाम का ऑथर जरूर लिखिएगा। जैसे कि देखिए, प्रस्तुत निबंध अर्धनारीश्वर के रचनाकार राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। यानी कि दोस्तों ये जो प्रस्तुत जो निबंध है ये दोस्तों अर्धनारीश्वर ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा दोस्तों लिखी गई है। ऐसा माना जाता है कि अर्धनारीश्वर भारत की मिथकीय प्रतीक है। क्या डियर स्टूडेंट, मिथकीय प्रतीक है, जिसमें से दिनकर ने अपना दोस्तों मानचित्ता यानी कि कल्पित आदर्श को निरूपित किया है। मानचित्ता का मतलब होता है दोस्तों कल्पित, यानी कि कल्पित मैंने कल्पना किया हुआ आदर्श को निरूपित किया है। तो इस वीडियो में आप लोग को पूरा एकदम डिटेल्स मिलेगा, साथ में 2 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव का भी। कहा जा रहा है कि मूलतः अर्धनारीश्वर भगवान शंकर और पार्वती का काल्पनिक रूप होता है। तो देखो, अर्धनारीश्वर दोस्तों जो होता है शंकर और पार्वती का कैसा रूप होता है, तो काल्पनिक रूप होता है। यानी कि दोस्तों कल्पना की हुई है कि शंकर और पार्वती का यह काल्पनिक रूप है दोस्तों अर्धनारीश्वर है, जिसका दोस्तों आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। यानी कि अर्धनारीश्वर कहने का मतलब आपके ध्यान में आना चाहिए, आधा अंग पुरुष का और आधा अंग स्त्री का। ये दोस्तों अर्धनारीश्वर होते हैं जो कि शंकर और पार्वती का कल्पित रूप होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। यहाँ से देखिए तो कहा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर इस बात का प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं होता है। यानी कि दोस्तों ये दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर उनका कहना है कि अर्धनारीश्वर इस बात का प्रतीक है कि स्त्री और जो पुरुष है दोस्तों जो कि इसमें कोई भेद नहीं है, ठीक ना स्टूडेंट। स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि एक का गुण दूसरे का गुण हो सकता है। देखिए, एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता। यानी कि देखिए, एक का तो गुण होगा दोस्तों, मान लीजिए बॉयज या गर्ल्स का, तो उसमें से देखिए एक का गुण दूसरे का गुण दोष नहीं हो सकता, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। दोनों में कोई दोस्तों होगा तो वो ये मत समझिएगा कि दोष है। ये दोस्तों दोनों अपने अपने जगह दोस्तों ठीक है ना स्टूडेंट, एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता। इसका अर्थ अगर पुरुष में नारियों का गुण आ जाए, देखिए अगर मान लीजिए कि पुरुष है दोस्तों उसमें नारियों का गुण आ जाए तो इसकी मर्यादा कम नहीं होगी बल्कि उनके गुणों में वृद्धि होगी। यहाँ पर कहा जा रहा है अगर मान लीजिए कोई मानव है डियर स्टूडेंट, उसके प्रति दोस्तों जो होता है उसमें दोस्तों क्या होता है कि स्त्री का गुण आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये दोष हो गया, ये और उनकी बुद्धि में वृद्धि है, उनके गुण में वृद्धि है। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर का कहना है। लेकिन दोस्तों कृषि के विकास के बाद नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। देखो, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है या सब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि नारी के पराधीनता कब से आरंभ हो गई, तो मानव जाति ने जब कृषि का आविष्कार किया तो नारी की पराधीनता आरंभ हो गई, ठीक ना डियर स्टूडेंट। जिंदगी 2 भागों में बट गई। देखो, यहाँ से जिंदगी 2 भागों में बट गई। अब दोस्तों जब नारी की पराधीनता स्टार्ट हो गई तो नारी भी अब दोस्तों एकदम बिल्कुल हाथ पर हाथ मिलाए बैठे दोस्तों अब अर्थव्यवस्था में सुधार तक ला रही है। यानी कि जिंदगी 2 भागों में बट गई, कहने का मतलब है नारे घर में और पुरुष बाहर काम करने लगा। जैसे कि आपको पता है कि आपकी माँ दोस्तों गृहिणी और आपके पिताजी कहीं काम करते होंगे, या तो आपका नौकरी करते होंगे या जो भी शिक्षक वगैरह में पद पर होंगे वो सब करते होंगे। लेकिन दोस्तों इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जिंदगी 2 भागों में बैठ गई, नारे घर में पुरुष बाहर रहने लगा। दोनों अपने अपने कर्तव्यों से विचलित हो गए। यानी कि दोस्तों अपने दोनों कर्तव्यों से क्या हो गए, विचलित हो गए। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कहा जा रहा है कि नर कर्कश और कठोर हो गए। देखो, नर कसकर और कठोर हो गए। यहाँ पर कहा जाए युद्धों में रक्त बहाते समय उसे इस बात का ध्यान नहीं रहता कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बह रहा है उनका क्या होगा। यानी कि दोस्तों जैसे कि पता है आप लोग का महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें क्या हुआ, कौरव और पांडव में युद्ध हुआ। होने का कारण यही था डियर स्टूडेंट। देखिए आप लोग को इस वीडियो में पूरा डिटेल्स बता देंगे, अभी पहले ये समझिए। युद्ध में रक्त बहाते समय इस बात का ध्यान नहीं होता कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बहा है उनका क्या होगा। ना ही सिंदूर वालियों का फिक्र
होती है न दिन, यानी कि कहना है दोस्तों जो सिंदूर वाली होती उनका कोई फिक्र नहीं होता। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कहा दिनकर जी कहते हैं कि अगर कौरव में स्वाधीनता कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर कुंती और गांधारी के बीच होती तो जो ये महाभारत का युद्ध था दोस्तों वो नहीं होता। अर्थात कहने का मतलब दिनकर जी कहते हैं अगर कौरवों में जो स्वाधीनता थी दोस्तों कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर के, यानी कि पांडव और कौरव के बीच ना होकर के कुंती और गांधारी के बीच होते ना तो ये आज महाभारत का युद्ध नहीं होता। ठीक है ना डियर, जो युद्ध आप लोग देखते हो महाभारत का वो युद्ध होता ही नहीं अगर दोस्तों कौरव और कृष्ण के बीच ना होकर के कुंती और दुर्योधन के माँ के साथ होते। ठीक ना डियर, तो ये महाभारत का युद्ध की कल्पना भी करना मुश्किल था, हो ही नहीं सकता था। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कहा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर ने इस निबंध में स्त्रियों को सम्मान को बढ़ाने पर बल दिया है। देखो रामधारी सिंह दिनकर जी को कहना है कि इस जो निबंध है दोस्तों इसमें स्त्रियों को सम्मान को बढ़ाने के बल दिया है। जैसा कि आपको पता होगा प्रेमचंद के अनुसार कुछ और था, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर यहाँ पर स्त्रियों के गुण के सम्मान को बढ़ाते हुए बल दिया है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, उन्होंने दोस्तों नारी जाति को सम्मान की बात कही है। देखो उन्होंने कहा है कि नारी दोस्तों एक समान लक्ष्मी की तरह है। ठीक ना डियर, नारी को सम्मान दिया है। यहाँ से कहा जाए कि उन्होंने गांधी जी के पोती के द्वारा लिखित पुस्तक मेरी माँ की चर्चा किया, यानी कि दोस्तों गांधी जी की पोती थे उनके द्वारा एक दोस्तों पुस्तक लिखी गई। उस पुस्तक का नाम था मेरे माँ की चर्चा की है, जिसमें दोस्तों पुरुष में उपस्थित नारियों को गुण, जैसे देखो पुरुष में उपस्थित कैसा नारियों का गुण हो सकता है, जो पुरुष होता है दोस्तों जो व्यक्ति होता है उनमें नारियों का कैसा गुण देखा जा सकता है। तो उसमें देखिए क्या क्या गुण हो सकता है नारियों वाला, तो दया होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए इत्यादि को बतलाया गया है। यानी कि दोस्तों दया, क्षमा, आत्मविश्वास ये सब दोस्तों नारीय गुण पुरुष में पाया जाता है, जो कि दोस्तों और भी बेहतर है। दिनकर जी का कहना है कि राज काया तो रानी छाया के प्रतीक। देखो राज दोस्तों काया के प्रतीक है तो रानी छाया के प्रतीक है। देखो दोनों की आवश्यकता जरूरी है, कि राजा दोस्तों राज काया की आवश्यकता होती है राजा को, तो रानी को छाया का प्रतीक होता है। और यहाँ पर कहा जरा और पुरुष धूप है तो नारी चांदनी है। देखो पुरुष दोस्तों धूप है तो नारी चांदनी होगी, और पुरुष ग्रीष्म होगा तो नारी दोस्तों बसंत ऋतु होगा। और जैसे कि पुरुष दिन होगा तो नारी स्त्री होगा, अगर स्त्री दिन होगा तो पुरुष रात होगा, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। तो देखिए यही कहना है दोस्तों इस निबंध के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर का, कि इस निबंध के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर ने रानी जो दोस्तों नारियां होते उसके सम्मान के प्रति यहाँ पर दोस्तों निरूपण किया। ठीक ना दोस्तों, क्योंकि प्रेमचंद का कहना कुछ था किसी का कुछ, इसलिए यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर लेके जिसमें इन्होंने पूरा नारे को दोस्तों सम्मान दिया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहतर लगा। अगर वीडियो बेहतर लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और इसका दोस्तों 5 नंबर के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप लोग चाहते हैं कि बेहतर अंक से प्राप्त हो, डियर स्टूडेंट टॉपर लिस्ट लाना चाहते हो, ये नंबर आपको दिख रहा है 9142529134। इस नंबर पर आप लोग को संपर्क करना डियर स्टूडेंट, इसमें आपको बेहतरीन तैयारी में आपको करा देंगे, तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय